हेलो बच्चों, कैसे हो सब बच्चों। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर। हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में। देखो, पिछले फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें और इसमें फर्क ये होने वाला है कि वो कूलम्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ा था हम लोगों ने, और आज कूलम्स के लॉ के वेक्टर फॉर्म को देखेंगे। इससे हम लोगों को फायदा ये होगा कि किसी भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है दूसरे चार्ज की वजह से, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये हम लोग जानेंगे इस लॉ में। तो चलो शुरुआत करते हैं कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को। तो कूलम्स ने अपने लॉ में जो कहा था कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स F, वो फोर्स हम लोग लिखते थे ऐसे K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये कूलम्स के लॉ का जो फोर्स कैलकुलेशन था उसका एक मैग्नीट्यूड फॉर्म है। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म के बारे में। तो चूंकि यहाँ पे दो चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2, तो ऑब्वियसली Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो देखना यह है कि हम लोगों को किस के ऊपर फोर्स चाहिए। क्या हम लोग Q1 के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं या फिर हम लोग Q2 के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। ठीक है, तो दो चार्ज हम लोगों ने लिख लिया। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म को मैं हटा देता हूं। पहला हम लोग लिखने जा रहे हैं कि फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। Q1 की वजह से Q2 के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा ये भी आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स ऑन 2 ऐसे लिखना है, जिसके ऊपर फोर्स लगेगा उसको पहले देना बाय 1 और इसके ऊपर वेक्टर एरो दे देंगे। तो ये बन गया फोर्स का वेक्टर फॉर्म, इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में है लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, ये वेक्टर में अभी तक नहीं आया। इसे वेक्टर में लाना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर बनाना होता है तो उसे उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर तीन अलग अलग तरह की क्वांटिटी यूज हो रही है। के कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लोग वेक्टर नहीं बना सकते। Q1 Q2 दो चार्ज है, इसे भी हम लोग वेक्टर नहीं बना सकते। बचा कौन? R, डिस्प्लेसमेंट दो चार्ज के बीच में, इसे हम लोग वेक्टर बना सकते हैं बिकॉज डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है यहाँ पर कि या तो 1 से 2 या फिर 2 से 1। तो चलो हम लोग चलते हैं, इसे ही वेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसे वेक्टर बनाने का तरीका क्या है कि ये मैग्नीट्यूड है, इसी मैग्नीट्यूड के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग R कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये भी वेक्टर हो गया और ये भी पूरा वेक्टर हो गया। अब बचा यहाँ पर ये बात कि सर वेक्टर तो बन गया लेकिन डायरेक्शन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि डायरेक्शन क्या है। तो देखो, फोर्स किसके ऊपर कौन लगा रहा है? 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है और लगाने वाला कौन है? 1। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा। तो अगर ये 1 है और ये 2 है तो डायरेक्शन किस तरफ से चलेगा? 1 से 2। क्लियर? अब ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, दो चार्ज के बीच में कितना का डिस्टेंस है वो दिखाया जा रहा है। इसे हम लोग आर स्क्वायर लिखेंगे तब भी ठीक है, मैग्नीट्यूड है। और R12 लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि हम लोगों ने इसके ऊपर ना कैप दिया ना एरो दिया, इसलिए R लिखो, R12 लिखो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये एक यूनिट वेक्टर बन चुका। अब क्लास 11 हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक यूनिट वेक्टर जो होता है वो एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से बनता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो F21 को हम लोग लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर इंटू R12 के ऊपर एरो बाय R12। अब ये बन जाएगा के Q1 Q2 बाय R12 क्यूब, ठीक, और ये बन जाएगा R12 के ऊपर एरो। तो आई होप यहाँ पर ये बात आप लोगों को समझ में आए कि कूलम्स के वेक्टर फॉर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे और उस फोर्स का डायरेक्शन कहां से कहां होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ये वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर गौर करो कि जब हम लोग यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर देते हैं और जब हम लोग वेक्टर लिखते हैं तो यहाँ पर क्यूब आता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो किसी में यूनिट वेक्टर है तो स्क्वायर दे क्यूब दे दिया गया, किसी में वेक्टर है तो स्क्वायर दे दिया गया, किसी में सिर्फ R दिया गया, किसी में R का पावर 4 दे दिया गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके पूछा जा सकता है, तो इसे यार ध्यान रखना। अच्छा, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट के 2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। हम लोग ये भी तो निकाल सकते हैं कि 1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स, अब इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो ऑब्वियसली ये प्लस इस प्लस को ऐसे धक्का देगा इस तरफ, तो ये फोर्स होगा 1/2।
ये कौन सा फोर्स था, फोर्स ऑन 2 बाय 1। बच्चों इस बात को तुम बिल्कुल अच्छे से ना दिमाग में बैठा लेना कि किसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों है, हम लोगों को दोनों के ऊपर फोर्स निकालने बोला भी जा सकता है, नहीं बोला जा सकता। लेकिन ध्यान रखना, अगर जिस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने को कहा गया है तो उसी को सिर्फ फोकस में लेना है, बाकी चार्ज के ऊपर हम लोग को ध्यान नहीं देना। उन बाकी चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन मुझे कैलकुलेट किसके ऊपर करना ये मुझे देखना है, किस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना, बस उसी चार्ज को देखना है कि वो चार्ज पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, उसे अट्रैक्ट किया जा रहा है या रिपेल किया जा रहा है, इसके ऊपर खास ध्यान रखना है। तो फिलहाल अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि फोर्स ऑन 1/2, तो फोर्स ऑन 1/2 कैसे लिखेंगे, F12, ठीक। अब चूंकि हम लोग ये लिख चुके थे, इसे डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, K Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर। ध्यान से देखो, ये फोर्स क्या दिखा रहा है, 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। तो 1 के ऊपर जो 2 फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को पुश करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन ऐसा होता है। हम लोग बोल सकते हैं ना, डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है, तो इसलिए मैंने लिखा 2 से 1। अब अगर इसे हम लोग वेक्टर के फॉर्म में चेंज करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 के ऊपर एरो, K Q1 Q2 बाय R21 क्यूब, और यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, एरो। तो ये दो फॉर्म हुआ किसका, एक यूनिट वेक्टर के फॉर्म में और एक वेक्टर के फॉर्म में। इसे कॉपी कर लो। हम लोग बात करते हैं सुपरपोजिशन के बारे में। फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक अच्छा सा कंसेप्ट है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे 4 चार्ज रखा गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पर चार्ज रखा गया। तो इस तरीके से 2 से ज्यादा चार्ज का इन्वॉल्वमेंट आता रहेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग अगर ये कंसेप्ट समझ लेते हैं तो फिर उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होगा। तो चलो देखते हैं, इसे समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस का 2D फिगर बना लेते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं कि 3 चार्ज लेते हैं। एक चार्ज है Q1 जो कि ओरिजिन से यहां से R1 की दूरी पर है, ठीक है। एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं Q2 जो यहां से R2 की दूरी पर है, और एक तीसरा चार्ज ले लेते हैं हम लोग Q3, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहां पर Q3 जो R3 के डिस्टेंस पर है। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं यहाँ पर कि एक चार्ज है Q, और ये चार्ज यहां से Q0 ले लेते हैं, Q0 ले लेते हैं, और R0 डिस्टेंस पर है, ठीक। अब ये सब चार्ज जो है एक जैसा, मतलब सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव ले लो या सभी को नेगेटिव ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबको हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं या फिर नेगेटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल, जैसे कि हम लोगों ने कूलम्स लॉ में किया था कि सब सारे चार्ज को हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया या फिर सब दोनों को हम लोगों ने नेगेटिव ले लिया। तो इसी तरीके से ये प्लस है तो ये प्लस सब पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये Q1 और ये QO पे फोर्स काम करने वाला है, तो कितना फोर्स काम करेगा इसके ऊपर, तो मान लेते जो भी फोर्स होगा वो इसको QO को ऐसे पुश करने वाला है इस तरफ, तो इससे हम लोग लिख लेते हैं फोर्स ऑन O/1। ये वाला Q2 इसे कैसे पुश करेगा, ऐसे पुश करेगा, इसे लिख लेते हैं फोर्स ऑन O/2, और ये Q3 इसे पुश करेगा कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, फोर्स ऑन O/3। तो ये 3 तरह के फोर्स दिखाए जा रहे हैं, एक फोर्स ऑन O/1, फोर्स ऑन O/2 ये वाला फोर्स हो गया, और ये कौन है, फोर्स ऑन O/3। अब चूंकि ये सारे का पोजीशन वेक्टर है तो हम लोग वेक्टर में दिखा देते हैं, R0 कैप में दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स QO के ऊपर कितना पड़ रहा है। तो देखो फोर्स किसके ऊपर निकालना है, QO के ऊपर। तो QO के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक लगा रहा है Q1, दूसरा लगा रहा है Q2, और तीसरा लगा रहा है Q3। तो टोटल फोर्स जो Q के ऊपर पड़ने वाला है QO के ऊपर, तो वो होगा F1 प्लस F2, F1 नहीं FO1, FO2, और फिर प्लस FO3। ये टोटल फोर्स लगाएगा किसके ऊपर लगेगा, O के ऊपर। कौन लगाएगा, 1 भी 2 भी 3 भी, तो तीनों का सम कर लेते हैं। सम करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 तीनों में आने वाला है, तो उसे कॉमन निकाल लेते हैं। अब O1 इन दोनों के ऊपर क्या आएगा, Q1/r², ठीक है। डिस्टेंस कहां से लेंगे, देखो ध्यान से,
ये जो फोर्स लग रहा है ऐसे लग रहा है ना, तो फोर्स ऑन O बाय 1 जो लग रहा है, फोर्स ऑन चार्ज QO बाय Q1, उसका डायरेक्शन क्या है, ऐसे। तो ये पोजीशन को हम लोग बोल सकते हैं कहाँ से कहाँ चल रहा है, R1 से RO की तरफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से O की तरफ, और ये 1 से O की तरफ कैप, ठीक है। 1 से 0 बोल सकते हो, 0 बोल लो, O नहीं बोलना चाहिए, 0 बोल लेते हैं। इसी तरीके से इसे क्या लिखेंगे, QO Q2 बाई R 2 स्क्वायर इंटू कैप R20 प्लस QO Q3 बाई R30 और R30 के ऊपर कैप। तो ये जो टोटल फोर्स आया ये क्या हुआ, QO के ऊपर टोटल लगने वाला फोर्स। तो इसे कॉपी कर लो, आगे चलते हैं बच्चों। इसे देखो, टू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम इंटरैक्ट विद अ थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। यहाँ पर 2 चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर, और यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम एक चार्ज और रखा गया। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोकूलम के ऊपर इन दोनों चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है और उस फोर्स का डायरेक्शन बताना है। क्योंकि मैंने बताया था कि कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है उसे जानना जरूरी है, ताकि हम किसी भी फोर्स पे लगने वाले फोर्स का जो डायरेक्शन है, किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाले जो फोर्स है उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे 2 से ज्यादा चार्ज इन्वॉल्व है, एक इस चार्ज के ऊपर 2 अलग अलग चार्ज ऐड करें तो सुपरपोजिशन का भी कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि दोनों फोर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो पहले निकाल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स है F1, और ऑब्वियसली अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये चार्ज इसके ऊपर ये जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा थीटा 2 थीटा। तो पहले हम लोग F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, या चलो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। F फोर्स ऑन, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, फोर्स ऑन O बाय A, ठीक है, या F1 उसका नाम रखा हम लोगों ने तो F1 ही रखते हैं। F1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब K जो 9 × 10⁻⁹ होता है, Q1 Q2, तो Q1 Q2 कितना होगा, 2 माइक्रोकूलम, या कूलम में ले लेते हैं तो 2 × 10⁻⁶ कूलम इंटू 3 × 10⁻⁶ कूलम बाई डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग F2 कैलकुलेट करते हैं तो F1 का वैल्यू सिंपल कर लेते हैं और अच्छा रहने देते हैं। F2 का अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम कंसेप्ट, 2 × 10⁻⁶ इंटू 3 × 10⁻⁶ बाई 5 स्क्वायर। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे तो ये वेक्टर फॉर्म है, लेकिन ये तो पूरा मैग्नीट्यूड, इसका वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं डायरेक्टली। तो F1 का डायरेक्शन क्या है, अलोंग AO, तो AO लिख देते हैं यहाँ पर, और इसका डायरेक्शन क्या है, BO। अब यहाँ पर देखो, अब इन दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, क्योंकि एक फोर्स यहाँ जा रहा है और एक फोर्स यहाँ जा रहा है, दोनों के बीच में कुछ एंगल भी है। तो क्लास 11 के वेक्टर कंसेप्ट के हिसाब से दोनों के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को हम लोग कैलकुलेट कर, सॉरी, जो एंगल भी है, तो फिर हम लोग वेक्टर लॉ के हिसाब से हम लोग दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन पे आ रहा है, कहीं पर किस एंगल पे आ रहा है बाद में बात करते हैं, पहले रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन पे लग रहा है। तो वो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, F इक्वल टू F1 प्लस F2। ये हम लोगों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हम लोगों ने अभी किया। अब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और cos थीटा। तो चूंकि इन दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा है तो cos 2 थीटा लिख लेते हैं, करेक्ट। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो कि F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, जितना F1 का वैल्यू आ रहा है मैग्नीट्यूड में उतना ही मैग्नीट्यूड F2 का भी आ रहा है। तो हम लोग F1 को भी F1 बोल सकते हैं और F2 को F1 बोल सकते हैं, या F1 को F2 बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ ऐसा कर लेता हूँ कि दोनों को सबको F1 लिख देता हूँ। तो F इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। अभी कितना हो गया, 2F1 स्क्वायर, 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर चलते हैं, ये F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
अगर हम लोग 2f1 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा हम लोग के पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा। मल्टीपल ट्रिगर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर f इक्वल्स टू 2f1 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग क्लास 11 में पढ़े हो तो आप लोग को याद होगा कि मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 और 2 4 का रूट होता है 2, f1 स्क्वायर का रूट f1 और कॉस थीटा का रूट कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा 2। अब f1 का वैल्यू हम लोग के पास है, ये पूरा पुट कर लेते हैं। इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 लिख देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग। 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 3 6 6 × 10⁻−12 बाई 25 इंटू अब ये बचा cos थीटा। cos थीटा को यहाँ से निकाल लेते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। तो इसे हम लोग पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का टोटल क्या निकला, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब चूंकि डायरेक्शन हम लोग को निकालना है तो डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है इक्वल है तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स चलेगा रिजल्टेंट फोर्स ये अलॉन्ग OX चलेगा। अगर इसका नाम हम लोग लेते हैं O तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है OX। क्यों, F1 और F2 का वैल्यू इक्वल है। वैसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ के कंसेप्ट से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सिंपल सी बात है कि दो फोर्स इक्वल है तो रिजल्टेंट फोर्स 20 से जाएगा, इसलिए हम लोग उसमें नहीं जा रहे, सिंपल डायरेक्टली बोल देंगे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा अलॉन्ग OX। आई होप कि प्रॉब्लम समझ में आया। चलो दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। बच्चों ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस पे 3 चार्ज रखा गया है, Q Q Q, तीनों इक्वल चार्ज है। सेंटर में एक कैपिटल Q चार्ज रखा गया और पूछा गया फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। सेंटर में जो चार्ज है उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या लगने वाला है, ये हम लोग को पूछा गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये Q इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ये Q भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये Q भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि सब चारों चार्ज जो है ये सब पॉजिटिव है, कुछ बोला नहीं तो चारों को पॉजिटिव ले सकते हैं, चारों को नेगेटिव ले सकते हैं। चारों चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो ये वाला Q इस Q को ऐसे पुश करेगा, रिपेल करेगा एक फोर्स F1 से, ठीक है। ये वाला Q C पे जो है वो O के चार्ज को ये भी ऐसे रिपेल करेगा एक फोर्स से F2 से, और ये वाला भी इसे ऐसे रिपेल करेगा एक फोर्स F3 से, ठीक है। अब ये जानना हम लोगों को कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी। तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x होने वाला और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस x होने वाला है। तो AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू x, ये डिस्टेंस बराबर है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल ज्योमेट्री है। अब हम लोग पहले तीनों फोर्स को एक एक करके निकाल लेते हैं। F1 का वैल्यू क्या होगा, K Q और Q, F1 Q और Q तो Q Q बाई एक्स स्क्वायर। F2 को अगर निकालें तो K Q Q बाई एक्स स्क्वायर, और अगर F3 को निकालें तो वो भी वैसे ही कुछ होगा K Q Q बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो ये वाले का डायरेक्शन ऐसे है, ये वाले का डायरेक्शन ऐसे और इसका डायरेक्शन ऐसे है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, इन दो F1 और F2 जो है वो कैसे लग रहा है, यहाँ बना लेते हैं। F2 ऐसे लग रहा है और F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और F3 जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, वो एंगल कितना होगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल होने वाला है 120 डिग्री। तो F1 और F2 दो वेक्टर फोर्स है तो वेक्टर ऑब्वियसली दो वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का एंगल, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 120 डिग्री है। तो पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग पहले F1 और F2 का रिजल्ट निकाल लेते हैं। अब ये डायरेक्शन के बारे में अगर बात करेंगे F1 और F2, पहले निकाल लेते रिजल्ट क्या होगा। तो मान लेते F1 और F2 का जो रिजल्ट है वो ऐसे कहीं पर चल रहा है और वो F' है। तो F' का वैल्यू क्या आएगा पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है -½ तो -½ 2 को कैंसिल कर लेगा तो बचेगा क्या F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2, क्योंकि cos 120 डिग्री -½ हुआ तो 2 कैंसिल हो गया इस 2 के साथ और माइनस यहाँ पे चला आया। अभी और देखो, ये जो F1 और F2 है ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम F2 को F1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस
F1 स्क्वायर माइनस F1 इंटू F1 स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हम लोग को F1। अब ये F डैश जो है वो F1 हो गया। अब उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, मैग्नीट्यूड तो F डैश का F1 हो चुका है, चलो पता चल चुका है, F1 का वैल्यू ये है, डायरेक्शन कहाँ होगा, चूंकि F1 और F2 आपस में इक्वल है हम लोगों को दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल बीचों बीच से चलेगा, F डैश इन दोनों के बीचों बीच से जाएगा, तो F डैश F1 और बीच से जा रहा है। F3 जो है वो यहाँ रहा। अब F3 का अगर मैग्नीट्यूड को गौर करो तो ये भी F1 के बराबर था। अब F3 और F डैश और F3, F डैश का वैल्यू कितना है वो F है, और F3 का वैल्यू भी कितना है वो F है। तो दिस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो द नेट फोर्स, जो नेट फोर्स पड़ेगा इस चार्ज के ऊपर जो सेंटर में रखा हुआ, वो नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। बच्चों ये एक प्रॉब्लम दिया गया है कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, A में 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, B में -5 माइक्रोकूलम चार्ज और C में भी -5 माइक्रोकूलम चार्ज है। पूछा जा रहा है कि BC का एक मिड पॉइंट है M, यहाँ पर कितना चार्ज रखे कि ये वाला चार्ज जो है A पे जो चार्ज रखा हुआ है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब वो जिस पोजीशन पे है वहीं रहे, वहां से ऊपर नीचे कहीं नहीं जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर हम लोग और बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना समझो कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। मतलब अभी ये चार्ज इसे यहाँ खींचेगा, ये चार्ज इसे +3 को ऐसे खींचेगा, तो हो सकता है दोनों की वजह से वो नीचे चला है, नीचे नहीं आने देना, तो मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर ये प्लस है और अगर इन दोनों की वजह से वो नीचे आएगा, तो ये वाला यहाँ पे कौन सा चार्ज रखेंगे जो उसे ऊपर की तरफ पुश करे, तो अगर ये प्लस है तो यहाँ पर हम लोग को प्लस चार्ज ही रखना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ चार्ज क्या है वो तुमको समझ में आ गया कि किस तरह का चार्ज होगा, किस नेचर का चार्ज होगा। पूछा व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन, तो किस साइन का चार्ज होगा, तो अगर ये प्लस है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। अब बचा मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा उसे निकालना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों से जो लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कितना होगा। जितना वो रिजल्टेंट फोर्स होगा यहाँ पे रखने वाला चार्ज भी उतना ही फोर्स ऊपर लगाएगा। तो पहले हम लोग इसके और इसके फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं जो ए के ऊपर लगने वाला है। तो मान लेते हैं ये लगा रहा है फोर्स F1 और ये चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F2 इस डायरेक्शन में। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड का कुछ वैल्यू नहीं है, चलो मान लेते A या X मान लेते, ठीक, ओके। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये X है पूरा तो ये हो जाएगा x/2। पाइथागोरस से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, अगर AF तो पाइथागोरस से क्या आएगा x² और -x²/4, मतलब हो जाएगा तुम्हारा √3/2x। ये हो गया AM का डिस्टेंस। अभी फिलहाल हम लोग को ये निकालना है कि कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगने वाला है। तो चलो F1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 कितना होगा, F1 लगेगा K मतलब 9 × 10⁹ Q1 Q2 मतलब 5 माइक्रोकूलम 5 × -6 × 3 × 10⁻⁻⁶ by x²। F2 कितना लगेगा, K सेम चार्ज 5 × 10⁻⁻⁶ 3 × 10⁻⁻⁶ by x²। चूंकि F1 का डायरेक्शन ये है, F2 का डायरेक्शन ये है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड को गौर करो, मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया है ना, दिख रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बिल्कुल सेम है। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट बीच से आएगा कहीं से, तो उसे F डैश का नाम देते हैं, F डैश। तो F डैश क्या होगा, √F1। अच्छा देखो यहाँ पे F1 और F2 बराबर है तो मैं सबको F लिख देता हूँ, ठीक है। A² वेक्टर क्लास 11 वेक्टर पैरेललोग्राम ला, A² + B² + 2AB cos कितना डिग्री एंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑब्वियसली 60 डिग्री बनेगा, तो 60 डिग्री। अभी कितना है cos 60 जो है 2 कैंसिल कर लेगा, f², 3f², तो मतलब ये बना √3f F डैश, ठीक है। ये जो F डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए, √3f। अब सुनो F का वैल्यू क्या है, ये लिख लो, √3k, 5 3 15 10⁻⁻12 by x², ये F डैश का वैल्यू है। अब इतना फोर्स जो है, इतने फोर्स से ये 3 माइक्रोकूलम नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज हम लोग रखेंगे जो उसे नीचे नहीं आने देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो चार्ज हम लोग रखेंगे, मान लेते हैं कि क्यों चार्ज रख रहे हैं,
प्लस तो रखना ही है क्योंकि उसे ऊपर धक्का देना 3 माइक्रोकूलम को। तो क्यू चार्ज जो है इसे कहाँ पुश करेगा, ऊपर की तरफ। तो कितने फोर्स से पुश करेगा, तो जवाब है इतने ही फोर्स से पुश करेगा उसे ऊपर की तरफ। तो ये हम लोग को अब निकालना है कि इसका वैल्यू कितना है। तो फिर से हम लोग निकाल लेते हैं कि एफ डैश क्यू जो है यहाँ पे जो चार्ज रखे हैं क्यू, वो उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो इतना ही फोर्स लगाएगा। तो एफ डैश इक्वल टू के क्यू इंटू 3। चलो क्यू माइक्रोकूलम ले लेते हैं, क्यू रहने देते हैं 3 माइक्रोकूलम मतलब 3 और 10 टू द पावर -12 कर लेते हैं। क्यू को माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो -6 10 टू द पावर -6 इसका 10 टू द पावर -6 इसका बन गया 10 टू द पावर -12 बाई एक्स स्क्वायर। तो अब इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा √3 के इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो चुका, ये भी कैंसिल हो चुका, कहाँ गया के। अच्छा 10 टू द -12 कैंसिल, 3 5 कैंसिल, तो मतलब Q का वैल्यू कितना होना चाहिए 5√3 माइक्रोकूलम। आई होप कि सवाल समझ में आया हो कि क्या है। तो बच्चों ये जो हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर कि दो से ज़्यादा चार्ज जब कहीं पे इन्वॉल्व होते हैं तो नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, और फिर यहाँ पे कूलम्स के वेक्टर का कंसेप्ट भी यूज हुआ हम लोग इस प्रॉब्लम में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए कंसेप्ट की, वो होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जब भी किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगता है तो कब कब नेट फोर्स जीरो होगा, किस पोजीशन पे जीरो होगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।